तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी इलोंगेशन ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग सो दैट द स्ट्रेन इज 1% ऑफ 0.1 if the wire has cross section of 1 millimeter square and it is stretched by 10 kg weight, what is the stress। तो ये है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। What must be the elongation of wire 5 meter long so that strain is 1% of 0.1 if the wire has cross section of 1 millimeter square and stretched by 10 kg weight, what is the stress। तो ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो खुद ज़रूर ट्राई करिए खुद से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन है आपके पास, ट्राई करिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आंसर चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएंगे वो आंसर देखें, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले बार बार आपको बोला जाता है गिवन क्वांटिटीज़ को सबसे पहले लिख लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। देखिए इनिशियल लेंथ ऑफ वायर गिवन है 5 मीटर, स्ट्रेन का परसेंटेज गिवन है 1% ऑफ 0.1। इसका मतलब है कि 1% ऑफ 0.1 का मतलब होता है 0.1 का 1% लेना है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.1 इंटू 10⁻²। यहाँ पे उसको यहाँ पे इस फॉर्म का लिखा हुआ है, या फिर आप उसको अगर और थोड़ा अलग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये उसको यहाँ पे इस फॉर्म का लिखा गया है। उसके बाद गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है 1 mm²। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एरिया की वैल्यू दिया है 1 mm²। ठीक है, तो 1 mm² को आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 mm² को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ 1 mm की जगह पे लिखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो ये आ जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर² बदल गया, तो ये आया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर²। आई थिंक आपको समझ में आया यहाँ पे क्यों लिखा है ये। तो यहाँ देख लीजिए आपको मिल रहा है कि 1% ऑफ 0.1 इतना आ रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm² की वैल्यू आ रही है इतनी, और लोड अटैच्ड जो कि F इज इक्वल टू 10 kg वेट है। तो आपको पता है kg वेट यूनिट है, तो उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये है टोटल वेट, मतलब कि अगर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 10 kg वेट, 10 kgW वेट, तो इसको अगर आपको न्यूटन में चेंज करना है तो आप लिखेंगे 10 इंटू जी न्यूटन, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया गिवन क्वांटिटीज़ के बारे में। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमें पता क्या करना है, इलोंगेशन और स्ट्रेस। इलोंगेशन मीन्स हमें स्मॉल एल फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस का मतलब आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रेन की डिफिनीशन जो है वो है, आपको पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन की डिफिनीशन है। यहाँ पे एक्सटेंशन इज इक्वल टू स्मॉल एल है, तो इसको आप स्ट्रेन इंटू ए लिख सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ से देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू लिखा गया है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया गया है। तो डेल्टा एल मतलब कि एक्सटेंशन इज इक्वल टू, सॉरी देखिए इसमें एक्सटेंशन क्या है, यही स्मॉल एल एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू मतलब कि स्मॉल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू कैपिटल एल लिख सकते हैं। तो अब स्ट्रेन दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ अभी देखा हमने, इतना % करना था, और 5 इनिशियल लेंथ है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया।
और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है एक्सटेंशन की वैल्यू 5 × 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 5 मिलीमीटर। तो वायर के अंदर जो एलोंगेशन होगा वो 5 मिलीमीटर होगा। ये एलोंगेशन जो भी होगा 5 मिलीमीटर होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एलोंगेशन आपको मिल गया है, मतलब कि आपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कर लिया है कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या है। तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना था। तो स्ट्रेस का फार्मूला हम सभी को पता है। अब ये वायर है, इस पर जो भी वेट लगा है वही फोर्स है, तो mg फोर्स हो गया और एरिया πr²। तो अभी अभी आपने हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। तो टोटल फोर्स जो इस पे अप्लाई है वो है 10 kg वेट, मतलब कि 10 × g न्यूटन, जो कि आपको लिखा हुआ है। और इसके बाद πr², यहाँ पे 1 × 10⁻⁶ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 9.8 × 10⁻7 N/m²। आप सभी सॉल्व कर पा रहे हो, इसको कर पा रहे होंगे आई होप। कि देखिए 10⁻6 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +6, और इस जीरो के साथ ये हो जाएगा +7, और 9.8 ऐसे ही रहेगा। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया है। तो यही आपका हो गया आंसर। तो अब आपके दोनों आंसर जो है वो हैं एक्सटेंशन = 5 मिलीमीटर, और स्ट्रेस जो है वो है 9.8 × 10⁻7 N/m²। आप सभी को पता है कि स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है जो कि प्रेशर की होती है, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया है। तो यहाँ पे N/m² लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे पास्कल भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज इट्स वन एंड फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट एंड फ्रॉम द अदर एंड a 4 kg weight is suspended. If the radius of the wire is 0.35 millimeter, find the extension produced in the wire. G for the given is 9.81 meter per second square and Young's modulus of the material, मतलब किसी ब्रास के लिए दिया हुआ है 11 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो ट्राई पहले करिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आप अपने से ट्राई करिए, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि सोल्यूशन में पहले गिवन क्या है। तो गिवन है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर 2 मीटर, रेडियस ऑफ द वायर 0.35 मिलीमीटर। इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आप इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहते हैं देन 3.5 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद लोड अटैच जो है उसकी बात करें तो वो है 4 kg वेट। तो 4 kg वेट के लिए अभी आपको पता है कि kg वेट को आप कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये आ गया आपका, यहाँ पे g की वैल्यू 9.81 है, बट आप 9.8 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल 11 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो इतनी चीज़ें तो गिवन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखिएगा, ये सब गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार चीज़ें कैंसिल होती हैं तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप f लिखिएगा। तो अब पता क्या करना है, तो पता करना है एक्सटेंशन। तो आप सभी को पता है एक्सटेंशन क्या होता है, स्मॉल l, जो कि कैपिटल L से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है, स्मॉल l/L = स्ट्रेन। लेकिन अगर आप यंग्स मॉडुलस से रिलेट करें तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसे डिफाइंड है, और इस स्ट्रेन के अंदर स्मॉल l इन्वॉल्व है। तो आप इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर चलें तो फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप y = स्ट्रेस/स्ट्रेन फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि है स्ट्रेस, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, y = S फॉर स्ट्रेस एंड स्मॉल s फॉर स्ट्रेन लिखें, तो यहाँ पे कैपिटल S की वैल्यू F/A होगी, और स्मॉल s की वैल्यू होगी स्मॉल l/कैपिटल L।
तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैपिटल एल मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ और ये स्मॉल एल के साथ, तो क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू कैपिटल एल बाई ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आपको एल निकालना है। तो यहाँ से आप एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, मतलब एल को इधर ले आइए और वाई को इधर ले आइए, तो ये वाई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह पे आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या सारी वैल्यूज नोन है। तो देखिए एल इज इक्वल टू एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर, वाई आ रहा है हमारा फार्मूला। तो हमको फोर्स पता है, यस अप्लाइड फोर्स पता है, देन इनिशियल लेंथ भी पता है, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ वायर पता है और यंग्स मॉडुलस भी मटेरियल का हमको पता है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अब सारी नोन क्वांटिटीज़ हैं। अब सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो हमको स्मॉल एल जो कि एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा। तो देखिए इन सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद आपको मिलता है, अगर इन सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें तो आई होप कि आप कैलकुलेशन करना आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए एफ़ की वैल्यू पुट किया गया है, उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रखा गया है और इन सभी को आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 0.185 सेंटीमीटर जो कि एक्सटेंशन ऑफ वायर है। तो इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं खुद से। तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है फोर्स की, ये है एल की वैल्यू, देन पाई है ये है रेडियस और ये यंग्स मॉडुलस। तो सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए और आपको मिलेगा 0.185 सेंटीमीटर। आप मीटर में, आप मिलीमीटर में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं आंसर। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आंसर आपको कौन से यूनिट में लिखना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस 0.4 मिलीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाई 1.2 मिलीमीटर ऑन लोडिंग। ठीक है, इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल इज दिस, मतलब कि वो 12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स ही निकालना है, एक तरीके से वेट कह सकते हैं आप। तो देखिए वायर का लेंथ दिया हुआ है इतना, रेडियस है 0.4 मिलीमीटर, स्ट्रेच्ड बाई मतलब कि एलोंगेशन दिया है 1.2 मिलीमीटर, लोडिंग करने के बाद इतना स्ट्रेच हुआ है। इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स। आपको स्ट्रेचिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, ट्राई करिए खुद से। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप चेक करिएगा, अभी आंसर आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आप कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं कि गिवन क्वांटिटीज़ क्या है। तो यहाँ पे गिवन है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर जो कि है 1.5 मीटर, रेडियस 0.4 मिलीमीटर जिसको मीटर में कन्वर्ट करके 4 इंटू 10⁻⁻4 लिखा गया है, एक्सटेंशन है 1.2 मिलीमीटर जिसको 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा गया है, और जी की वैल्यू आप सभी को पता ही है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं टू फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स के बारे में। तो देखिए स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है, आप सभी को ये फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको स्ट्रेचिंग फोर्स निकालना है, मतलब कि हमको कैपिटल एफ निकालना, मतलब हमको वेट निकालना है एक तरीके से। तो इस फार्मूले को एफ इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू वाई एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, इसको रीअरेंज करके देखिए ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, वाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल लिख सकते हैं। और अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड में जितने भी क्वांटिटीज़ हैं सारी नोन है, तो आप सारे वैल्यूज़ को लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू लिखा गया है, फिर आर की वैल्यू स्क्वायर किया गया है, फिर वाई की वैल्यू यहाँ तक है, और उसके बाद स्मॉल एल है, और अपॉन में 1.5 जो कि इसका इनिशियल लेंथ है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, और आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे आंसर आ रहा है 50.27 न्यूटन। तो फाइनल आंसर यहाँ पे है 50.27 न्यूटन।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए ज़रा सा अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन आप अपना करिए, ठीक है। जो भी आंसर आता है, कैलकुलेशन वैसे यहाँ पे सही है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से करना होता है। तो बहुत सारे लोग कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट जो आंसर दिया होता है वही लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए कि आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको भी चेक ज़रूर करिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर करिए। आपकी बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। तभी आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हमारा टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। सो व्हेन द इलास्टिक लिमिट, विदिन है, विदिन मतलब कि इलास्टिक लिमिट के अंदर आपको बताया गया कि एक पॉइंट होता है जिसके बाद इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की लॉस हो जाती है। तो उस बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर की इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं होनी चाहिए। उस केस में विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हर तरफ से नॉर्मल फोर्स लगता है, तो उसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट डिफाइंड है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पे देख रहे हैं, इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। उसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक लिमिट के बाहर ऐसा नहीं होगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा होगा। तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको बोलना होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन द अदर वर्ड द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस को और क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। नॉर्मल स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो आप नॉर्मल स्ट्रेस कहिए या फिर आप कहिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। जो नॉर्मल स्ट्रेन है उसकी जगह पे हाइड्रोलिक वर्ड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल कहिए या फिर हाइड्रोलिक कहिए। तो आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट क्राइटेरिया इज दिस इज डिफाइंड विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ देखिए, कंसीडर द बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, surface area capital A. Now suppose a force capital F acts uniformly over the whole surface of the body and it decreases the volume by delta V. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए ये है ऑब्जेक्ट, इस पर हर तरफ से फोर्स F अप्लाई हो रहा है, जिससे इसका वॉल्यूम डेल्टा V चेंज हो जाता है, मतलब कि डेल्टा V कम हो जाता है। पहले इसका वॉल्यूम V है, अब कम हो के कितना हुआ, V माइनस डेल्टा V हो जाता है। तो जब ये V माइनस डेल्टा V हो जाता है तो ये देखिए छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला। तो इस केस में डेल्टा V जो कम हो गया, तो डेल्टा V बाई V जो है ये क्या है, देखिए ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, सरफेस एरिया A, सपोज फोर्स F एक्ट्स यूनिफॉर्मली ओवर द होल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इट डिक्रीजेज बाय वॉल्यूम डेल्टा V एज शोन इन द फिगर। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, F बाई A होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V बाई V होगा। तो ये B इज इक्वल टू F बाई A अपॉन डेल्टा V बाई V हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जैसे बल्क मॉडुलस लग रहा है। तो अब आगे देखते हैं,
यहाँ पे देखिए बल्क मॉडुलस को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अगर आप उस इक्वेशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू इसको एफ बाई ए अपॉन डेल्टा वी बाई वी लिखें और इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो आप देखते हैं कि आपको ये इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्यों है? तो ये जो डेल्टा वी है देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए हुआ है कि जब आप इसको b इज इक्वल टू लिख सकते हैं p अपॉन ये है प्रेशर एक तरीके से अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो यहाँ p जब इंक्रीज़ होता है तो ये जो होता है डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो आपको मिलता है यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू माइनस एफ बाई ए वी बाई डेल्टा वी, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं p। अगर आप एफ बाई ए को p लिखें तो आपको यहाँ पे मिलता है पी वी बाई डेल्टा वी, जहाँ पे p की वैल्यू एफ अपॉन ए है और माइनस साइन क्या डिनोट करता है? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है फाइनल। तो यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू एफ बाई ए, इसी को कहते हैं नॉर्मल प्रेशर या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन के बारे में डिस्कस किया गया है, उसको भी देख लेते हैं एक बार क्या डिस्कशन है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव साइन से रिलेटेड है। नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस बट फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी एंड आइडियल लिक्विड इज इनफाइनाइट होता है। रिजिड बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा वी ज़ीरो होगा, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। और लिक्विड के लिए भी सेम होता है। अगर ये आइडियल लिक्विड है तो कभी भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी वहाँ पे बहुत ही कम होती है, या ज़ीरो कह सकते हैं होती है। तो उस केस में ये ज़ीरो इनफाइनाइट हो जाता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है। यहाँ पे देखिए कंप्रेसिबिलिटी, तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका जो रेसिप्रोकल है उसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको स्मॉल k से डिनोट करते हैं, 1/b होता है। यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू ये है तो 1/b कितना होगा? डेल्टा v बाई पी वी होगा k की वैल्यू। तो ऐसा यूनिट कितनी होती है कंप्रेसिबिलिटी की? यहाँ देखिए न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर, मतलब कि प्रेशर का इन्वर्स जो यूनिट है वही कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट है। क्योंकि आपको पता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। तो इस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? प्रेशर का रेसिप्रोकल यूनिट होगी। ठीक है, अब अगर आप चाहें CGS यूनिट भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला है यहाँ पे m⁻⁻1 LT⁻²। ये है कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला। चलिए अब आगे आते हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लीजिए। तो दिया हुआ है व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 atm इफ़ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज़ 4 × 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए बोल रहा है कि जैसे कोई ये मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसमें कि पूछ रहा है व्हाट विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 atm। तो अगर इसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, सपोज वाटर है, और प्रेशर है 100 atm, तो कह रहा है कितना इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में। तो देखिए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड कैसे है? बल्क मॉडुलस डिफाइंड है 1/k के फॉर्म में। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे 1 बाई कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू दैट इज 4 × 10⁻⁵।
ये आएगा 0.25 इंटू 10⁵ ATM। अगर आप देख सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू पुट करके आपने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लिया, और उसको आपने एटीएम में यहाँ पे मिला आपको, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू एटीएम में दिया हुआ है, तो ये आंसर एटीएम में है। इसको आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर में चेंज किया, क्योंकि आपको पता है 1 एटीएम की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसी का मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए ये जो वैल्यू एटीएम में आई, इसमें 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया गया। तो इसको प्रोडक्ट जब इन दोनों का किया गया तो ये आया इतना 2.533 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में, तो ये आपको मिलेगा 10⁻³ मीटर क्यूब। आप सभी को चेंज करना आता है। अगर 100 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पे 100 लिख देंगे, और आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 होता है। यहाँ 1/100 और यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, इसका क्यूब करिए और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका क्यूब करेंगे, यहाँ पे पावर 6 आएगा, 2 पावर कैंसिल होगा, ये टोटल आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाता है मीटर में 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर जो अप्लाइड है वो है 100 ATM, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.013 इंटू 10⁵ से, तो ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे -2 नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो अब आपको यहाँ से क्या क्या पता है, देखिए प्रेशर पता है, इसका वॉल्यूम पता है, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है। अगर ये 3 चीज़ें पता है तो आपको पता है, हमें यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको पता है कि इस फॉर्म का लिख सकते हैं फॉर्मूला 1/b = ΔV अपॉन P इंटू वी, बट हमको क्या पता करना था, ΔV, इसलिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ΔV क्या आएगा, P इंटू V/B आएगा। अब देखिए P की वैल्यू हमको पता है 1.013 इंटू 10⁷, V की वैल्यू पता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और B की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद और आफ्टर कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, हम इतना मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलता है ΔV = 0.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, या फिर आप इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और प्रेशर 100 ATM अप्लाई किया गया है और इसकी कंप्रेसिबिलिटी दिया गया है इतना, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो आएगा 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा वाटर का। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी का क्या यूज है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या यूज है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चीज़ों को आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है यहाँ पे, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिलर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस B is surrounded by a liquid in a cylindrical container, and a massless piston of area H floats on the surface of the liquid. When a mass M is placed on the piston to compress the liquid, find the fractional change in the radius of the sphere. तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ आप ट्राई करिए खुद से इसको सॉल्व करने का। ठीक है,
सलूशन यहाँ पे दिया गया है, आप सलूशन को देख सकते हैं। अगर आप सलूशन को देख के भी इसको सॉल्व कर पाएँ बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ये क्वेश्चन एनडीए एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था इस क्वेश्चन को, इसलिए हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा हुआ है। बहुत सारे लोग आप में से एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एनडीए एग्ज़ाम में सीधा ऐसे ही एकदम एग्जैक्ट पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम याद भी कर लीजिए। हो सकता है रिपीट हो, कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू एम जी बाई 3 भी है। वैसे इसको याद भी कर सकते हैं आप, बट याद करने से क्या होगा, आप भूल जाएंगे। पहले आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, और सॉल्व करके इसको चेक करिए, ठीक है। चेक करने के बाद अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। बट कोशिश करिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अगर डायरेक्ट आ जाता है इस एज इट इज़, तो आप डायरेक्ट इसी पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे, ठीक है। पहले आप खुद से इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर दोनों क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा।